यस गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ विवेक दशोरा और हम हमारे राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम सिक्योर RS23 जो कि RS मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उसके टेस्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं विद द आर्गुमेंटेटिव ग्रुप ऑफ IAS फॉर द प्रिपरेशन। ओके, सो यहाँ पर हम टेस्ट सॉल्यूशन 2337 जैसा कि आप आई थिंक यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये टेस्ट पेपर हमारा था साइंस एंड टेक का पार्ट 1। ओके, शेड्यूल की बात है। शेड्यूल हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, जैसे कि आप सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं। सो हम जो अपना पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करेंगे कि उन क्वेश्चंस पर आपसे बात करते हैं जिनको कि एनालिटिकल स्किल्स और कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता था, किन क्वेश्चंस में हम लीड ले सकते थे, आंसर कैसे लिखा जाना है और उसमें एक तरह से क्या चेंजेस ऐसे हो सकते थे कि हमारे को ज़्यादा बेटर मार्क्स मिले। सो हम बहुत माइनर क्वेश्चंस जो हैं उन पर नहीं बात करते हैं। चलिए, भारत 6G अलायंस क्या है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। सो मैं क्विकली जंप करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करवाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उन पर हम बात करते जाते हैं। सो द फर्स्ट एक स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा, ये टर्म कम ही काम में आता है। टर्मिनोलॉजी को लेकर हम एक अलग से आपके साथ में प्रोग्राम बनाने वाले हैं जल्दी। सो व्हाट आर द डेटा एम्बेसीज। डेटा एम्बेसीज क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। सो इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से देख लेना। ये ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि जो किसी फॉरेन कंट्री के जो राइट्स होते हैं या उसके डेटा रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती है उसको सेव करने के लिए या उसको एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए फैसिलिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। मान लीजिए कि इंडिया है और इंडियंस का कुछ डेटा है, वो उस देश में अगर एनालाइज हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, मान लीजिए US में कहीं पर कलेक्ट हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसको किस तरह से हमारे को अवेलेबल हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द डेटा एम्बेसी। तो वो एक अलग से फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ द डेटा एम्बेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डार्क नेट क्या है। डार्क नेट भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें एनालिटिकल चीज़ें नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स कुछ भी नहीं है। तो हमने अलग से ऐसा कुछ वो नहीं किया है कि ये इसको अलग से कहीं पर प्रोवाइड किया हो या इसमें कोई स्पेशल करने वाली चीज़ नहीं थी। आपको इसको सिंपली लिख देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D प्रिंटिंग। यस, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ राइट एनी 3 रीजन्स फॉर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर इन भारत नेट प्रोजेक्ट में हम ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज़ में ले रहे हैं, या ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से प्रॉमिसिंग हो सकता है, किस तरह से फ्यूचर की जो पोटेंशियल्स हैं उनको ये टारगेट कर सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस सबका आंसर यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो हाई बैंडविड्थ है, दूसरा है सिग्नल लॉस। एक्चुअली ऑप्टिकल है और फाइबर है तो ये सिग्नल लॉस को कंट्रोल करता है, और इसमें ड्यूरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेन होती है। दोज आर द 3 रीजंस। ये वैसे यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड किया गया है, बट हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड करके इसलिए दिया है कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में भी आ जाता है तो भी आप उसको एड्रेस कर पाएँ, और उसमें एक तरह से कहीं ये सिचुएशन नहीं हो कि मुझे नहीं आ रहा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली जो डिफरेंस है वो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आता है, या क्वेश्चन ऐसा होता है सॉरी, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस साइंस एंड टेक में या साइंस में, जनरल साइंस में, तो वहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके एक फिक्स्ड रीजंस होते हैं, और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर पूछा है वहाँ एनालिसिस नहीं पूछा जाता। इसलिए इस वाले पेपर में हमारे को कुछ क्वेश्चंस कम मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इंफ्रारेड वेव्स के कोई 3 यूजेस बताइए। ओके, इंफ्रारेड वेव्स के 3 यूजेस में आपको 3 चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। द फर्स्ट इज़ नाइट विज़न, सेकेंड इज़ रिमोट कंट्रोल, एंड थर्ड इज़ मेडिकल इमेजिंग।
एक तो नाइट विजन इसमें कंट्रोल हो पाता है। अब ये चीज़ याद रखना कि अगर आपसे 2 मार्कर में ओनली इन द 2 मार्कर क्वेश्चन और एक एक पर्टिकुलर कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि यही कंसेप्ट अगर पूछा गया तो हम क्या लिख रहे होंगे। गेटिंग दिस इज एनेबलिंग द सर्विलेंस एंड द नेविगेशन इन लो लाइट कंडीशंस। तो ये जो हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सपेक्टिव है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो या फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, इन दो पर्सपेक्टिव पर अगर हम जाते हैं तो ये जो एक सिंगल आंसर है या एक जो सिंगल कंसेप्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। थर्ड, अगर हमारे से मेडिकल इमेजिंग की बात की जाती है, मेडिकल तो ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वहाँ पर ये आपके लिए यूज़फुल हो जा सकता है। तो मे बी पॉसिबल कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ को आपसे पूछ लिया जाए, इसी पूरी चीज़ नहीं पूछें। तो इस चीज़ को अच्छे से याद करना, मतलब समझने की कोशिश करना कि ये 3 कंसेप्ट हैं, इन 3 कंसेप्ट पर अपने पास 3 अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज द फाज मॉडल फंक्शनिंग एज अ सर्विस, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है, ये उस पर है। कमेंट ऑन द फंक्शंस एज अ सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कमेंट ऑन द फंक्शन एज प्रोवाइड्स रेडी टू यूज सर्वरलेस फंक्शंस। अब देखिए, अगेन इस क्वेश्चन में जो डिमांड है वो आती है यहाँ से कि इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए ये क्या है। अब इस कमेंट करने में आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या इसकी यूज़फुल चीज़ें और क्या क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट में हमने ये बताया है कि इसके जो फर्स्ट फेज़ है, आंसर के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो हमने ये बताया है कि इसमें हमने जो स्पेशलिटीज़ हैं या जो इसके फीचर्स हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमने पहले उस पर बात करी है। सेकंड फेज़ की जब आप बात करेंगे, हाउएवर, ये हो गया इसका सेकंड फेज़, ये याद रखना। दिस इज़ कॉल्ड द कमेंट। जब हमसे किसी चीज़ पर टिप्पणी करने कहा गया है तो हमने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों लिखे हैं, ठीक है। सो हाउएवर फास्ट कैन बिकम एक्सपेंसिव फॉर लॉन्ग रनिंग और रिसोर्स इंटेंसिव टास्क एंड वेंडर लॉक इन कैन बी ए कंसर्न। वेंडर लॉक इन जो इसके कंडीशंस होती है वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट की अगर हम बात करेंगे, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस क्या बन सकता है, तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से बना दे। हाउएवर फास्ट कैन बिकम एक्सपेंसिव फॉर लॉन्ग रनिंग और रिसोर्स इंटेंसिव टास्क एंड वेंडर लॉक इन कैन बी ए कंसर्न। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट और द सोसाइटल डेवलपमेंट फॉर और अदरवाइज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या तकनीकी विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब भी आंसर यही लिखना है, ठीक है। सो दिस इज कमेंट, कि कमेंट में हमारे को क्या प्रोवाइड किया गया, हमें क्या देना था। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, या अगर इसको ऑल्टरनेट वे में पूछ लिया जाए और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया, तो भी हमारे को आंसर ऐसा ही लिखना है। गेटिंग दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Yes. Which missile have been developed under the Integrated Guided Missile IGMP-DP जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके अंदर में। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एनालिटिकल स्किल्स नहीं है कुछ भी, जिस पर हमारे को बिना बात की नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया कोई 3 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। चलिए यहाँ पर आपको फिर मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पेपर किसका है, ट्राई टू रिकॉल दिस। सोशल मीडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, और हमारे दिमाग में एकदम से जो कंसेप्ट आते हैं वो मोस्टली सोसाइटल एस्पेक्ट वाले हैं, जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हमें सोसाइटी से जुड़े हुए कंसेप्ट की जगह साइंटिफिक बेसिस जो एक तरह से उसके जो स्टेप्स हो सकते हैं, अपने को पहले उस पर बात करनी होती है। तो दिस इज़ द एनहेंस्ड कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, और कैसे बढ़ाता है, तो ये
मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड करता है जिससे हम इंडिविजुअल्स बेटर कनेक्ट हो पाते हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन सब के इतर ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एम्प्लीफाइड पब्लिक डिस्कस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ से आपके सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो आपको साइंटिफिक बेसिस पहले प्रोवाइड करने होंगे क्योंकि पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। नेगेटिव इफेक्ट्स में यस ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन है, साइबर बुलिंग है, ये वो टर्म है, मेंटल हेल्थ है, जो आपकी साइंस के बेसिस पर जो चीज़ें होती हैं उन पर बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा है कि हाँ मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी और उसके बाद में समाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, समाज में किसी भी तरह की भ्रामक गतिविधियाँ हो सकती है। एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, प्रशासन के लिए कंसर्न हो सकता है, किसी देश की शांति के लिए कंसर्न हो सकता है, वो नहीं पूछा। बात घुमा फिरा कर उस पर ही करनी है, पर आपका जो बेस है, जो प्राइमरी आपका जो टारगेट है या प्राइमरी जो कंसर्न है जिस पर आप बात कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहना चाहिए। यहाँ पर पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात को ज़्यादा फोकस करेंगे। एडिक्शन एंड प्राइवेसी कंसर्न, यस दिस इज़ द मेन थिंग। एडिक्शन है, यस ऑब्वियसली सही बात है, पर यहाँ पर जो हम साइंस बेस की बात कर रहे हैं ना, वो टारगेट जो है वो ये चीज़ है, ठीक है। साइबर बुलिंग जैसी चीज़ है, प्राइवेसी कंसर्न है, ये वो चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेगी आपके आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कशन कीजिए। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि हमने उसके प्रोज बताए, हमने उसके कॉन्स बताए, उसकी अच्छाइयाँ बताई, उसकी बुराइयाँ बताई और उसको हमने लगभग कुछ वर्ड्स में कंक्लूड कर दिया। दिस इज़ योर डिस्कस टर्म। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो निकल कर आती है, क्वेश्चन का जो ऑल्टरनेट निकलता है वो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। इस आंसर में से निकलता है कि एक दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। दिस इज द रिस्क एस्केलेशन, ये खतरे को बढ़ा देता है या रिस्क बढ़ जाती है। कैसे रिस्क बढ़ने का रीज़न ये है कि जब हमने अपना मिसाइल रक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया, हमने कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या डिफेंस प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया। डिफेंस हम इसलिए कहते हैं, डिफेंस का मतलब हम अटैक करना चाहते हैं तो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली अलग चीज़ है, पर हम उसको कहेंगे डिफेंस ही, ठीक है। सो ऑफेंस कभी भी नहीं कहेंगे, कोई भी कंट्री कभी ये नहीं कहता है। आईआर का एक बेसिक कंसेप्ट है, या किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का एक तरह से एक बेसिक कंसेप्ट है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ऑफेंस के लिए बना रहा हूँ, हम आगे से अटैक करेंगे, ठीक है। सो रिस्क एस्केलेशन का मतलब हो जाता है कि ऐसे सिस्टम को जब आपने डेवलप किया, डिप्लॉय किया, तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो आपके पड़ोसी देश या आपके जो एनिमीज़ होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इनसिक्योरिटी में आएंगे और वो भी ये डेवलप कर रहे होंगे। तो उससे क्या होगा कि हथियार बनाने की, हथियार डेवलप करने की, नए नए तरीके के जो युद्ध हैं उनको लड़े जाने की एक होड़ मचेगी, आपस में कंपटीशन बढ़ रहा होगा, और ये रिस्क बढ़ाता है किसके लिए? ओवरऑल मानव सभ्यता के लिए। गेटिंग दिस क्वेश्चन हमसे इसी तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सच सिस्टम्स कैन बी मिसकंस्ट्रूड एज एन अग्रेसिव पोस्चर पोटेंशियल एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है, ट्रिगरिंग एन आर्म्स रेस। व्हाट डू यू थिंक? हिंदी में बता देता हूं। ऐसी प्रणालियों की तैनाती को एक आक्रामक मुद्रा के रूप में गलत समझा जा सकता है जिसमें संभावित रूप से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। अगर स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट होता है तो भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है। डिस्कस का मतलब इसके प्रोज ये हैं, कौन से हैं, इसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा है, बुराइयाँ कम है। वाई? हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने बोल दिया यस, और ये बात सही भी है कि किसी भी देश ने अगर इसको डेवलप किया है या किसी इस तरह की रक्षा प्रणाली को डेवलप किया गया है
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपने पास में ज़्यादा हथियार लाता हूँ तो मेरा पड़ोसी से अगर मेरी दुश्मनी है तो मेरा पड़ोसी भी हथियार लाएगा, वो ये सोचेगा किसी दिन मैं उस पर अटैक करूँगा। सो वी हैव टू बैलेंस द आंसर। और यहाँ पर जब हम कंक्लूजन की बात कर रहे होंगे, जब कभी भी ऐसी बात करते हैं, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द NFU, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। भारत कभी भी अपनी तरफ से पहली बार अटैक नहीं करेगा। जो हमने परमाणु नीति भी है भारत की, या जो भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसका जो बेस है वो भी NFU ही है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। तो आपको नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना होगा आपके कंक्लूजन में। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके आंसर को बैलेंस कर देगा, ये जस्टिफाई कर देगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। बट यस, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, या फिर हिंदी में लिखा जा सकता है, अपने विचार दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा एनालिटिकल बनाया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 13। ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ई गवर्नेंस की क्यों आवश्यकता है? वाई इज ई गवर्नेंस नेसेसरी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट? इस क्वेश्चन को जो एक्सिस है या इसकी जो डिमांड है उसको हम देखें तो वो पूछ रहा है कि नेसेसरी क्यों है, मतलब कि ये आवश्यक क्यों हो जाता है। तो पहली चीज़ ये खुद पूछ चुका है, इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा, इसको ऑल्टरनेट वे में ये पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस का अगर आप बात करेंगे तो ई गवर्नेंस से क्या होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, सभी चीज़ें हैं। ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो हो सकता है हमारा PM पोर्टल को आप देखिए, PMO के पोर्टल्स हैं, या फिर आप राजस्थान सरकार की जो CM पोर्टल्स हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत डाल सकता है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जिसको शिकायत निवारण सिस्टम कहते हैं वो है। इसके अलावा PM के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स ऐसे स्टार्ट किए गए हैं 2014 के बाद में स्पेशली, कि जिसमें आम जनता से राय मांगी जाती है, आम जनता के सजेशंस लिए जाते हैं, आम जनता के सजेशंस को PM मन की बात में डिस्कस कर रहे हैं या कहीं पर। तो वो चीज़ किस चीज़ को बढ़ाती है? ये चीज़ बढ़ाती है पब्लिक पार्टिसिपेशन को, जो जन आधार है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो जब ये जनाधार पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही है तब इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को ट्राई टू इन्वॉल्व कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का बढ़ना किस चीज़ को करता है? डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को सशक्त करता है। समझे बात को? सो डेमोक्रेसी को सशक्त करता है। अब इस क्वेश्चन का ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है, दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछ सकते हैं कि ई गवर्नेंस लोकतंत्र को किस तरह से सशक्त कर रहा होता है, हाउ इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। तब भी आपको यही चीज़ें निकली हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, यस, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करता है। कॉस्ट को रिड्यूस करता है और इंक्लूसिविटी बढ़ाता है। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, समझते हो ना? इंक्लूसिव का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सक्लूड नहीं रही, समावेशन हो गया, समावेशी होना। सो दिस इम्प्रूव्स। अब अगेन वही बात, क्या इसके कोई कंक्लूजन हो सकता है? सो हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ई गवर्नेंस फेसेस चैलेंज लाइक डिजिटल डिवाइड, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डिजिटल डिवाइड हर आदमी इसमें नहीं समझता। आम आदमी इतना लिटरेसी लेवल ही नहीं है कि वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर पाए। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न इससे जुड़े हुए हैं। यस,
मैं राजस्थान सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ। जननी सुरक्षा योजना में आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, हम आपके सरकार की तरफ से आपको 6,000 रुपये का एक बेनिफिट दिया जा रहा है। आपको एक OTP आएगा, वो OTP बता देना। और आम आदमी जो इन चीज़ों को नहीं समझता वो OTP बता देता है और उसके खाते में जो पैसे होते हैं वो भी निकाल लिए जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। सो एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एंड ensuring इंक्लूसिविटी एंड आर क्रूशल फॉर मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ ई-गवर्नेंस। अब ये पूछा जा सकता है कि ई-गवर्नेंस के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू मैक्सिमाइज और एनहेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई-गवर्नेंस। तो उस चीज़ का आंसर आपको यहाँ से अवेलेबल हो गया। गेटिंग दिस, ये 2 मार्कर में पूछ लिया। तो ये 3 चीज़ें हैं, डिजिटल डिवाइड, inadequate infrastructure, and third the cyber security concern. This is how you can utilize a particular answer in various segments. आप किस तरह से आंसर को भी ब्रेक कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये है बात समझ डेवलप करने की। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, समझ डेवलप करने की बात है कि इस चीज़ को मैं वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। जब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे तब आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसका प्रेजेंटेशन का परसेंटेज बढ़ चुका होगा। ज्ञान हमें सबको है, इनमें से कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जो नई है। बात सिर्फ उसको व्यवस्थित करने की है, क्या हम उसको व्यवस्थित कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज अ जनरल क्वेश्चन। वैसे बड़ा क्वेश्चन है और वो जनरल हो जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने कोविड महामारी के दौरान सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, और जो इफ़ेक्ट्स हैं या जो एक रोल थे वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ये सोसाइटी में भी आपके लिए आ सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ AI से रिलेटेड। देखिए, हमने क्वेश्चंस वो कवर करने की या टॉपिक्स वो कवर करने की ट्राई किया है जो ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा चर्चा में। घिसे पिटे टॉपिक्स की जगह उन क्वेश्चंस पर हम ज़्यादा उलझ जाते हैं जो ज़्यादा चर्चा में। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस सेक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस सेक्टर्स आर रिवोल्यूशन ये ला रहे हैं, रिवोल्यूशनाइजिंग द न्यूमरस सेक्टर्स। तो ये किस तरह से रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, इस बारे में आपको जो डाइवर्स इसके एप्लीकेशंस हैं, जो इसकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, जहाँ जहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट द हेल्थ केयर, सेकेंड इज़ द एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एजुकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड स्मार्ट ग्रिड एज ए रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग फेजेस मिल गए। यहाँ ये हो सकता है कि आपसे 2 मार्कर 5 मार्कर में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके पास ये सारे सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। इनके जो एप्लीकेबिलिटी है AI की, उस एप्लीकेबिलिटी को आप देखिए और इसको कैसे वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर एक छोटा क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारा इससे अटेंड हो जाएगा। गेटिंग दिस इज आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, जो बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि हमने फोकस उन्हीं चीज़ों पर किया है जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है चीज़ें। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्कस द रिस्क ऑफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 या 2 दिन में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंडिया में पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाली है और हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज अलाउड हो जाएगी, मे बी पॉसिबल। तो 1-2 दिन में कोई नई पॉलिसी आने वाली है, उसके बारे में चर्चा चल रही है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सो द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उससे रिलेटेड जो रिस्क है, उस रिस्क को हम डिस्कस
कर सकते हैं, वो हमसे पूछा जा सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फीचर्स वेरियस टाइम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, कहीं पर भी एक केंद्र नहीं है कि अगर उसको टारगेट कर लिया जाए तो उसके बाद में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इम्यूटेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और एफिशिएंसी है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिस्क यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और अगेन इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये हमने डिस्कस पूछा है, इसलिए हमने इसको कंक्लूजन में लिखा है। बट अगर ये स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चन आ जाए तो भी इसका आंसर वही होगा कि वाइल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर्स प्रॉमिसिंग एप्लीकेशंस बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज कैरी इनहेरेंट रिस्क दैट यूजर्स एंड पॉलिसी मेकर्स नीड टू कंसीडर। कौन सी ऐसी रिस्क हैं जो नीति निर्माताओं को कंसीडर करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द रिस्क रिलेटेड टू दिस। तो वहाँ पर भी हमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो रिस्क हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उस पर बात करनी होगी। ओके, दिस इज द साइंस टेक पेपर डिस्कशन, साइंस टेक 1। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। आपकी समझ डेवलप करने के लिए प्रोग्राम स्पेशली हमने बनाया है जिस पर फोकस नहीं किया जाता। मतलब हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई, टेस्ट सीरीज सभी चला रहे हैं, इस चीज़ पर नहीं फोकस करते हैं कि उसको लिखना कैसे है और डिमांड को हम कैसे समझें, जो पूछा है कहाँ क्या पूछा है और कहाँ क्यों पूछा है, उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई एंड, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में। हैव अ गुड डे।